हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी जिसका नाम है घास वाली। कहानी को पूरा अंत तक ज़रूर सुनना, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे एक लाइक करना और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। मुलिया हरी हरी घास का गट्ठा लेकर लौटी तो उसका गेहुआ रंग कुछ सुर्ख हो गया था और बड़ी बड़ी मखमूर आँखें कुछ सहमी हुई थीं। महावीर ने पूछा, क्या है मुलिया, आज कैसा जी है? मुलिया ने कुछ जवाब न दिया। उसकी आंखें डबडबा गईं और उसने मुंह फेर लिया। महावीर ने पास आकर कहा, क्या हुआ है, बताती क्यों नहीं? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसी ने डांटा है? अम्मा ने डांटा है क्या? क्यों इतनी उदास है? मुलिया ने सिसक कर कहा, कुछ नहीं, हुआ क्या है, अच्छी तो हूँ। महावीर ने मुलिया को सर से पांव तक देखकर पूछा, चुपचाप रोती रहेगी, बताएगी नहीं? मुलिया ने सरजनिस के अंदाज में कहा, कोई बात भी तो हो, क्या बताऊं? मुलिया इस खारजार में गुले सर्द बर्ग थी। गेहुआ रंग था, गुंचे का सा मुँह, बेजबी चेहरा, ठोड़ी खिंची हुई, रुखसारों पर दिल आवेश सुर्खी, बड़ी बड़ी नुकीली पलकें, आँखों में एक इल्तिजा, एक दिल फरेब मासूमियत, साथ ही एक अजीब सी कशिश। नामालूम चमारों के घर में ये अप्सरा कहाँ से आ गई थी? क्या उसका नाजुक सा फूल सा बदन इस काबिल था कि वो सर पर घास की टोकरी रखकर बेचने जाती? इस गांव में ऐसे ऐसे लोग मौजूद थे जो उसके तलवों के नीचे आंखें बिछाते थे, उसकी चितवनों के लिए तरसते थे, जिनसे अगर वो एक बार बात भी करती तो निहाल हो जाते। लेकिन मुलिया को आए साल भर से ज़्यादा हो गया था, किसी ने उसे मर्दों की तरफ ताकते नहीं देखा। वो घास लेने निकलती तो उसका गंदमी रंग सूरज की सुनहरी किरणों से कुंदन की तरह चमक उठता, गोया बसंत अपनी सारी सगुफ्तगी और मस्तानपन लिए मुस्कुराती चली आती हो। कोई गज़लें गाता, कोई छाती पर हाथ रखता, पर मुलिया आंखें नीचे किए राह चली जाती थी। लोग हैरान होकर कहते, इतना गरूर, इतनी बेनियाजी, महावीर में ऐसे क्या सुर्खाव के पल लगे हैं? ऐसा जवान भी तो नहीं है, न जाने कैसे उसके साथ रहती है, चांद में गहन लग जाता होगा। मगर आज एक ऐसी बात हो गई जो चाहे उस जात की दूसरी नाजनीनों के लिए दावत का पैगाम होती, मुलिया के लिए जख्मे जिगर से कम न थी। सुबह का वक्त था, हवा खुशबुओं से भरी मतवाली हो रही थी, आसमान जमीन पर सोने की बारिश कर रहा था। मुलिया सर पर टोकरी रखे घास छीलने जा रही थी कि दफातन नौजवान चैन सिंह सामने से आता दिखाई दिया। मुलिया ने चाहा कि कतरा कर निकल जाए, मगर चैन सिंह ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मुलिया, क्या तुझे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आता? मुलिया का वो फूल सा चेहरा शोले की तरह दहक उठा। वो जरा भी नहीं डरी, जरा भी नहीं झिझकी। झुआ ज़मीन पर गिरा दिया और बोली, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चीखती हूँ। चैन सिंह को आज ज़िंदगी में ये नया तजुर्बा हुआ। नीची जातों में हुस्न का इसके सिवा और काम ही क्या है कि वो ऊंची जात वालों का खिलौना बने। ऐसे कितने ही मौके और मार के उसने जीते थे, पर आज मुलिया के चेहरे का वो रंग, वो गुस्सा, वो गुरूर, जिसे देखकर चैन सिंह के छक्के छूट गए। उसने खफीफ होकर उसका हाथ छोड़ दिया। मुलिया तेजी से आगे बढ़ गई। चोट की गर्मी में दर्द का एहसास नहीं होता, जख्म ठंडा हो जाता है तो टीस होने लगती है। मुलिया जब कुछ दूर निकल गई तो गुस्सा और खौफ और अपनी बेकसी के एहसास से उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कुछ देर तक जब्त किया, फिर सिसक सिसक कर रोने लगी। अगर वो इतनी गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह की उसकी आबरू लूटने की कोशिश करता। वो रोती जा रही थी और घास छीलती जाती थी। महावीर का गुस्सा वो जानती थी, अगर उससे कह देती तो वो इस ठाकुर के खून का प्यासा हो जाएगा, फिर न जाने क्या हो। इस ख्याल से उसके रोंगटे खड़े हो गए, इसलिए उसने महावीर के सवालों का कोई जवाब न दिया था। दूसरे दिन मुलिया घास के लिए ना गई। सास ने पूछा, तू क्यों नहीं जाती? और सब तो चली गई। मुलिया ने सर झुकाकर कहा, मैं अकेली ना जाऊंगी। सास ने कहा, अकेले क्या तुझे बाग उठा ले जाएगा?
फिर औरों के साथ क्यों ना चली गई? मुलिया ने और भी सिर झुका लिया और निहायत दबी हुई आवाज़ में बोली, औरों के साथ भी ना जाऊंगी। सास ने डांट कर कहा, ना तो औरों के साथ जाएगी ना अकेली जाएगी, तो फिर कैसे जाएगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मैं ना जाऊंगी? तो यहाँ मेरे घर में रानी बनकर निभाना होगा। किसी को चाम प्यारा नहीं होता, काम प्यारा होता है। तू बड़ी सुंदर है तो तेरी सुंदरता लेकर चाटूं क्या? उठा झुआ और जाकर घास ला। दरवाजे पर नीम के दरख्त के साय में खड़ा महावीर घोड़े को मल रहा था। उसने मुलिया को रोनी सूरत बनाए जाते देखा पर कुछ बोल न सका। उसका बस चलता तो मुलिया को कलेजे में बिठा लेता, आंखों में चुरा लेता, लेकिन घोड़े का पेट भरना भी तो जरूरी था। घास मोल लेकर खिलाए तो 12 आने से कम खर्च ना हो। उसे मजदूरी ही क्या मिलती है? मुश्किल से 1.5-2 रुपये, वो भी कभी मिले कभी ना मिले। बुरा हुआ उन मोटर लारियों का, अब यक्के को कौन पूछता है? महाजन से 150 रुपये कर्ज लेकर यक्का और घोड़ा खरीदा था, उसके सूद के भी पैसे नहीं पहुँचे, असल का जिक्र ही क्या। जाहिरदारी से बोला, ना जी चाहता हो तो ना जा, देखी जाएगी। मुलिया निहाल हो गई, आंखों में मोहब्बत का सुरूर झलक उठा। बोली, घोड़ा खाएगा क्या? आज उसने कल का रास्ता छोड़ दिया और खेतों की मेढ़ों से होती हुई चली। बार बार खलियानों में नज़र इधर से उधर ताकती रहती थी। दोनों तरफ ऊख के खेत थे। जरा सी खड़खड़ाहट होती तो उसका जी सन्न हो जाता, कोई ऊख में छिपा न बैठा हो। मगर कोई नई बात न हुई। ऊख के खेत निकल गए, आमों का बाग निकल गया, सींचे हुए खेत नजर आने लगे। खेतों के मेड़ों पर हरी हरी घास नजर आई। मुलिया का जी ललचाया। यहाँ आधे घंटे में जितनी घास छिल सकती है उतनी खुश्क मैदान में दोपहर तक भी न छिल सकेगी। यहाँ देखता ही कौन है? कोई पुकारेगा तो चुपके से सरक जाऊंगी। वो बैठकर घास छीलने लगी और 1 घंटे में उसका झाबा आधे से ज़्यादा भर गया। अपने काम में इतनी मग्न हो गई कि उसे चैन सिंह के आने की खबर भी ना हुई। एकाएक आहट पाकर सर उठाया तो चैन सिंह सामने खड़ा था। मुलिया का कलेजा धक से हो गया। जी में आया कि भाग जाए, जावा वहीं उलट दे और खाली झाबा लेकर चली जाए, पर चैन सिंह ने कई गज के फासले पर ही उसे रोक कर कहा, डरती क्यों है? डर मत, भगवान जाने मैं मुँह से कुछ ना बोलूँगा, खूब छील ले, मेरा ही खेत है। मुलिया के हाथ पैर मफलूज से हो गए, खुरपी हाथ में जम सी गई, घास नजर ही न आती थी। जी चाहता था धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जमीन आंखों के सामने तैरने लगी। चैन सिंह ने दिलासा दिया, छीलते क्यों नहीं? मैं मुंह से कुछ कहता थोड़ी हूँ, यहीं रोज़ चली आया कर, मैं छील दिया करूँगा। मुलिया बुत बनी बैठी रही। उसके सीने में अब इतनी धड़कन भी न थी। चैन सिंह ने एक कदम और आगे बढ़ाया और बोला, तू मुझसे इतना क्यों डरती है? क्या तू समझती है मैं तुझे सताने आया हूँ? ईश्वर जानता है, कल भी तुझे सताने के लिए तेरा हाथ नहीं पकड़ा था। तुझे देखकर आप ही आप हाथ बढ़ गए। मुझे कुछ सुध ही ना रही। तू चली गई तो मैं वहीं बैठकर घंटों रोता रहा। जी में आता था इस हाथ को काट डालूं, कभी जी चाहता जहर खा लूं। तभी से तुझे ढूंढ रहा हूँ। आज तू इधर से चली आई तो तुझे देखकर मैं इधर आ गया। अब जो सज़ा तेरे जी में आवे वो मुझे दे। अगर तू मेरा सर भी काट ले तो गर्दन ना हिलाऊंगा। मैं शोधा हूँ, लुच्चा हूँ, लेकिन जब से तुझे देखा है न जाने क्यों मेरे मन की खोट मिट गई। अब तो यही जी चाहता है कि तेरा कुत्ता होता और तेरे पीछे पीछे चलता, तेरा घोड़ा होता और तू मुझ पर हाथ फेरती। तू मुझसे कुछ बोलती क्यों नहीं? किसी तरह तो ये चोला तेरे काम आवे। मेरे मन की यही सबसे बड़ी लालसा है। रुपया पैसा अनाज पानी भगवान का दिया सब घर में है, लेकिन तेरी दया चाहता हूँ। मेरी जवानी काम ना आवे अगर मैं किसी खोट से ये बातें कर रहा हूँ। भगवान था महावीर जो ऐसी देवी उसे मिली। मुलिया चुपचाप सर नीचे किए हुए उसकी बातें सुनती रही। फिर भोलेपन से बोली, तो तुम मुझे क्या करने को कहते हो? चैन सिंह ने और करीब आकर कहा, बस तेरी दया चाहता हूँ।
मुलिया ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। उसका शर्मीलापन न जाने कहाँ गायब हो गया था। चुभते हुए लफ्ज़ों में बोली, तुमसे एक बात पूछूं, बुरा तो न मानोगे? तुम्हारा ब्याह हो गया या नहीं? चैन सिंह ने दबी जबान से कहा, ब्याह तो हो गया है मुलिया, लेकिन ब्याह क्या है, बस खिलवाड़ है। मुलिया के लबों पर एक हिकारत आमेज तबस्सुम नमूदार हो गया। बोली, अगर इसी तरह महावीर तुम्हारी औरत को छेड़ता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम उसकी गर्दन काटने पर तैयार हो जाते कि नहीं? बोलो, तुम क्या समझते हो? महावीर चमार है तो उसके बदन में लहू नहीं है? शर्म नहीं आती है? अपनी इज्जत आबरू का ख्याल नहीं है? मेरा रूप रंग तुम्हें भाता है? क्या मुझसे सुंदर और स्त्री शहर में नदी के घाट पर नहीं घूमा करती? मेरा मुंह उनके तलवों के बराबर भी नहीं। तुम उनमें से किसी से भी क्यों दया नहीं मांगते? क्या उनके पास दया नहीं है? मगर तुम वहाँ न जाओगे, क्योंकि वहाँ जाते तुम्हारी छाती दहलती है। मुझसे दया मांगते हो इसीलिए तो कि मैं चमारिन हूँ, नीच जात हूँ, और नीच जात की औरत जरा सी आरजू बिनती या जरा से लालच या जरा सी घर की धमकी से काबू में आ जाती है। कितना सस्ता सौदा है। ठाकुर हो ना, ऐसा सस्ता सौदा क्यों छोड़ने लगे? चैन सिंह पर घड़ों पानी फिर गया, बल्कि सैकड़ों जूते पड़ गए। खिफ़्फ़त आमेज लहजे में बोला, ये बात नहीं है मुलिया, मैं सच कहता हूँ। इसमें ऊंच नीच की बात नहीं है, सब आदमी बराबर हैं। तो तेरे चरणों पर सर रखने को भी मैं तैयार हूँ। मुलिया तंज से बोली, इसीलिए जानते हो मैं कुछ नहीं कर सकती। जाकर किसी खतरानी या ठकुराइन के चरणों पर सर रखो तो मालूम हो कि चरणों पर सर रखने का क्या फल मिलता है। फिर ये सर तुम्हारी गर्दन पर न रहेगा। चैन सिंह मारे शर्म के ज़मीन में गड़ा जाता था। उसका मुंह खुशक हो गया था कि जैसे महीनों की बीमारी के बाद उठा हो। मुंह से बात न निकलती थी। मुलिया इतनी जी फहम है, इसका उसे गुमान भी न था। मुलिया ने फिर कहा, मैं भी रोज़ बाजार जाती हूँ, बड़े बड़े घरों का हाल जानती हूँ। तुझे किसी बड़े घर का नाम बता दूँ जिसमें कोई साइस, कोई कोचवान, कोई कहार, कोई पंडा, कोई महाराज न घुसा बैठा हो? ये सभी बड़े घरों की लीला है। और वो औरतें जो कुछ करती हैं ठीक करती हैं। उनके मर्द भी तो चमारिनों और कहारनों पर जान देते फिरते हैं। लेना देना बराबर हो जाता है। बेचारे गरीब आदमियों के लिए ये राग रंग कहाँ? महावीर के लिए संसार में जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ। वो किसी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। संजोग की बात है कि मैं जरा सुंदर हूँ, लेकिन मैं काली कलोटी भी होती तब भी महावीर मुझे इसी तरह रखता। इसका मुझे भरोसा है। चमारिन होकर भी मैं इतनी कमीनी नहीं हूँ कि उसके ऊपर भरोसा ना करूँ, उसके साथ दगा करूँ। हाँ, महावीर अपने मन की करने लगे, मेरी छाती पर मूंग डले तो मैं भी उसकी छाती पर मूंग डलूँगी। तुम मेरे रूप ही के दीवाने हो ना। आज मुझे माता निकल आए या मैं कानी हो जाऊँ तो मेरी तरफ ताकोगे भी नहीं। बोलो, झूठ कहती हूँ? चैन सिंह इनकार न कर सका। मुलिया ने उसी मलामत आमेज लहजे में कहा, लेकिन मेरी एक नहीं, दोनों आंखें फूट जाएं तब भी महावीर की आंख ना फिरेगी। मुझे उठावेगा, बिठावेगा, खिलावेगा और सुलावेगा। कोई ऐसी सेवा नहीं जो वो ना करेगा। तुम चाहते हो मैं ऐसे आदमी से दगा करूं? जाओ, अब मुझे कभी मत छेड़ना, नहीं तो अच्छा ना होगा। जवानी का जोश है, हौसला है, कुव्वत है, और वो सब कुछ ज़िंदगी को रोशन, पाकीज़ा और मुकम्मल बना देता है। जवानी का नशा है, नफ्स परवरी है, रऊनत है, हवस परस्ती है, खुद मतलबी है, और वो सब कुछ ज़िंदगी को बहमीद, जवाल और बदी की जानिब ले जाता है। चैन सिंह पर जवानी का नशा था। मुलिया ने ठंडे छींटों से नशा उतार दिया। औरत जितनी आसानी से दीन और ईमान को गारत कर सकती है, उतनी ही आसानी से उनको कुव्वत भी अता कर सकती है। वही चैन सिंह जो बात बात पर मजदूरों को गालियां देता था, आसामियों को पीटता था, अब इतना खलीक, इतना मुतहम्मिल, इतना मुनकसिर हो गया था कि लोगों को ताज्जुब होता था। कई दिन गुजर गए। एक दिन शाम को चैन सिंह खेत देखने गया। उसने देखा कि एक जगह नाली टूट गई है और सारा पानी बहा चला जा रहा है।
क्यारी में बिल्कुल भी पानी नहीं पहुंचता था, मगर क्यारी बनाने वाली औरत चुपचाप बैठी हुई थी। उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं थी कि पानी क्यों नहीं आता। पहले ये लापरवाही देखकर चैन सिंह आपे से बाहर हो जाता, उस औरत की पूरे दिन की मजदूरी काट लेता और पर चलाने वालों को घुड़कियां जमाता। पर आज उसे गुस्सा नहीं आया। उसने मिट्टी लेकर नाली बांधी और बुढ़िया के पास जाकर बोला, तू यहाँ बैठी है और पानी सब बहे जा रहा है। बुढ़िया को थरथर कांपते देखकर चैन सिंह ने उसकी दिलजमई करते हुए कहा, भाग मत, मैंने नाली बंद कर दी है। बुढ़ऊ कई दिन से नहीं दिखाई दिए, कहीं काम धंधा करने जाते हैं कि नहीं। बुढ़िया का सिकड़ा हुआ चेहरा चिकना हो गया। बोली, आजकल तो ठाली ही बैठे हैं भैया, काम कहीं लगता ही नहीं। चैन सिंह ने नरमी से कहा, तो हमारे यहाँ लगा दे, थोड़ा राशन रखा है, काट दें। ये कहता हुआ वो कुएं की जानिब चला गया। वहाँ 4 पर चल रहे थे, पर उस वक्त 2 हकोले बेर खाने गए हुए थे। चैन सिंह को देखते ही बाकी मजदूरों के होश उड़ गए। अगर ठाकुर ने पूछा 2 आदमी कहाँ गए तो क्या जवाब देंगे? सब के सब डांटे जाएंगे। बेचारे दिल में सहमे जा रहे थे कि पता नहीं सर पर कौन सी आफत आने वाली है। चैन सिंह ने पूछा, वो दोनों कहाँ गए? एक और मजदूर ने डरते डरते कहा, दोनों किसी काम से गए हैं, अभी आ जाएंगे। दफतन दोनों मजदूर धोती के एक कोने में बेर भरे आते हुए दिखाई दिए। दोनों खुश खुश चले आ रहे थे। चैन सिंह पर निगाह पड़ी तो पाँव मन मन भर के हो गए। अब न आते बनता है और न जाते। दोनों समझ गए कि आज बेहतर मार पड़ेगी, शायद मजदूरी भी कट जाए। शशोपंज की हालत में खड़े थे कि चैन सिंह ने पुकारा, आओ बड़ आओ, कैसे बेर हैं, जरा मुझे भी दिखाओ। मेरे ही बाग के हैं ना। दोनों और भी थर्रा उठे। आज ठाकुर जीता न छोड़ेगा, शायद सर के बाल भी न बचें, भिगो भिगो कर लगाएगा। चैन सिंह ने फिर कहा, जल्दी आओ जी, खड़े क्या हो, मगर पक्की पक्की सब मैं लूँगा। जरा एक आदमी लपक कर घर से थोड़ा नमक ले आओ। फिर बाकी मजदूरों से बोला, छोड़ दो पर आओ बेर खाओ। इस बाग के बेर बहुत मीठे होते हैं, काम तो करना ही है, फिर कर लेंगे। दोनों खताबारों को अब कुछ तसफ्फी हुई। आकर सारे बेर चैन सिंह के सामने रख दिए। एक मजदूर नमक लाने दौड़ा, एक ने कुएं से लुटिया डोर से पानी निकाला। चैन सिंह चरसे का पानी न पीता था। आधे घंटे तक चारों पर बंद रहे। सबों ने खूब बेर खाए। जब सब बेर उड़ गए तो एक मुजरिम ने हाथ जोड़कर कहा, भैया जी, आज जान बख्शी हो जाएगी, बड़ी भूख लगी थी, नहीं तो काम छोड़कर ना जाते। चैन सिंह ने हमदर्दाना अंदाज में कहा, तो इसमें बुराई क्या है, मैंने भी तो बेर खाए, आधा घंटा का हर्ज हुआ, इतना ही तो है। तुम चाहोगे तो घंटा भर का काम आधे घंटे में कर लोगे, ना चाहो तो दिन भर में भी घंटा भर का काम ना करोगे। चैन सिंह चला गया तो चारों बातें करने लगे। एक ने कहा, मालिक इस तरह रहे तो काम करने में जी लगता है, ये नहीं कि हरदम छाती पर सवार रहें। दूसरा बोला, मैंने तो समझा आज कच्चा ही खा जाएंगे। चौथा, सांझ को पूरी मजूरी मिले तो कहना। पहला, तुम तो हो ही गोबर गणेश, आदमी का रुख नहीं पहचानते। दूसरा, अब खूब दिल लगाकर काम करेंगे। तीसरा, जब इन्होंने हमारे ऊपर छोड़ दिया है तो हमारा भी धर्म है कि अपना काम समझकर करें। चौथा, मुझे तो भैया ठाकुर पर अब भी विश्वास नहीं आता। एक दिन चैन सिंह को किसी काम से कचहरी जाना था। 5 मील का सफ़र था। यूँ तो वो बराबर अपने घोड़े पर जाया करता था, पर आज धूप जरा तेज थी। सोचा यक्के पर चलूं। महावीर को कहला भेजा कि मुझे भी लेते जाना। कोई 9 बजे महावीर ने पुकारा। चैन सिंह तैयार बैठा था, चटपट यक्के पर बैठ गया, मगर घोड़ा इतना दुबला हो रहा था, यक्के की गद्दी इतनी मैली और फटी हुई, सारा सामान इतना बोसीदा कि चैन सिंह को यक्के पर बैठते शर्म आती थी। पूछा, ये सामान क्यों बिगड़ा हुआ है महावीर? तुम्हारा घोड़ा तो कभी इतना दुबला न था, क्या आजकल सवारियाँ कम हैं? महावीर ने कहा, मालिक, सवारियाँ कम नहीं, मगर लारियों के सामने यक्के को कौन पूछता है। कहाँ 2 ढाई 3 की मजूरी करके घर लौटता था, कहाँ अब 20 आने के भी पैसे नहीं आते।
जानवर को क्या खिलाऊं, आप क्या खाऊं? बड़ी विपत्ति में पड़ा हुआ हूँ। सोचता हूँ कि यक्का घोड़ा बेच आप लोगों की मजूरी करूं, पर कोई गाहक नहीं लगता। ज़्यादा नहीं तो 12 आने तो घोड़े को ही चाहिए, घास ऊपर से। अब अपना ही पेट नहीं भरता तो जानवर को कौन पूछे। चैन सिंह ने उसके फटे हुए कुर्ते की तरफ देखकर कहा, 2-4 बीघे की खेती क्यों नहीं कर लेते? खेत मुझसे ले लो। महावीर ने माजूरी के अंदाज से सर झुकाकर कहा, खेती के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए मालिक। मैंने भी सोचा है कोई गाहक लग जाए तो यक्के को औने पौने निकाल दूं, फिर घास छीलकर बाजार ले जाया करूं। आजकल सास बहू दोनों घास छीलती हैं, तब जाकर 10-12 आने पैसे नसीब होते हैं। चैन सिंह ने पूछा, तो बुढ़िया भी बाजार जाती होगी? महावीर शर्माता हुआ बोला, नहीं राजा, वो इतनी दूर कहाँ चल सकती है। घर वाली चली जाती है, दोपहर तक घास छीलती है, तीसरे पहर बाजार जाती है, वहाँ से घड़ी रात घर लौटती है, हलकान हो जाती है बेचारी। मगर क्या करूं, तकदीर पे क्या जोर। चैन सिंह कचहरी पहुंच गया। महावीर सवारियों की टोह में शहर की तरफ चला गया। महावीर ने उसे 5 बजे आने को कह दिया। कोई 4 बजे चैन सिंह कचहरी से फुर्सत पाकर बाहर निकला। अहाते में पान की दुकान थी। अहाते के बाहर फाटक से मिला हुआ एक बरगद का दरख्त था। उसके साय में 20 ही यक्के, तांगे, बग्घियाँ खड़ी थीं और जिनके घोड़े खोल दिए गए थे। वकीलों, मुख्तारों और अफसरों की सवारियाँ यहीं खड़ी रहती थीं। चैन सिंह ने पानी पिया, पान खाया और सोचने लगा कि कोई लारी मिल जाए तो जरा शहर की सैर कराऊं कि एकाएक उसकी निगाह एक घासवाली पर पड़ गई। सर पर घास का झाबा रखे साइसों से मोल भाव कर रही थी। चैन सिंह का दिल उछल पड़ा। ये तो मुलिया है। कितनी बनी ठनी कोचवान जमा हो गए थे। कोई उससे मजाक करता था, कोई घूरता था और कोई हंसता था। एक काले कलूटे कोचवान ने कहा, मुलिया तेरी घास तो 6 आने की है। मुलिया ने नशाखेज आंखों से देखकर कहा, 6 आने पर लेना है तो सामने घसियारिन बैठी हैं, चले जाओ, 2-4 पैसे कम में पा जाओगे। मेरी घास तो 12 आने में ही जाएगी। एक अधेड़ उम्र के कोचवान ने फिटन के ऊपर से कहा, तेरा जमाना है, 12 आने नहीं, 1 रुपया मांग भाई, लेने वाले झक मारेंगे और ले लेंगे। निकलने दे वकीलों को, अब देर नहीं है। एक तांगे वाले ने, जो गुलाबी पगड़ी बांधे हुए था, कहा, बुढ़ऊ के मुंह में पानी भर आया। अब मुलिया का मिजाज काहे को मिलेगा। चैन सिंह को ऐसा गुस्सा आ रहा था कि इन बदमाशों को जूतों से खबर ले। सबके सब उसकी तरफ कैसे टकटकी लगाए ताक रहे हैं, गोया आंखों से ही पी जाएंगे। और मुलिया भी यहाँ कितनी खुश है, न लजाती है, न झिझकती है और न बिगड़ती है। कैसा मुस्कुरा मुस्कुरा कर, रसीली चितवनों से देख देख कर, सर का आंचल खिसकाकर, मुंह मोड़ मोड़ कर बातें कर रही है। वही मुलिया जो शेरनी की तरह तड़प उठती थी। जरा देर में वकील मुख्तारों का एक मेला सा निकल पड़ा। कोचवान ने भी चटपट घोड़े खोले। मुलिया पर चारों तरफ ऐनकबाजों की मुस्ताक मस्ताना, कदराना, हवसनाक नजरें पड़ने लगीं। एक अंग्रेजी फैशन के भले आदमी आकर उस फिटन पर बैठ गए और मुलिया को इशारे से बुलाया। कुछ बातें हुई। मुलिया ने घास पायदान पर रखी, हाथ फैलाकर और मुंह मोड़कर कुछ लिया, फिर मुस्कुराकर चल दी। फिटन भी रवाना हो गई। चैन सिंह पान वाले की दुकान पर खुद फरामोशी की हालत में खड़ा था। पान वाले ने दुकान बढ़ाई, कपड़े पहने और कैबिन का दरवाज़ा बंद करके नीचे उतरा तो चैन सिंह को होश आया। पूछा, क्या दुकान बंद कर दी? पान वाले ने हमदर्दाना अंदाज से कहा, इसकी दवा करो ठाकुर साहब, ये बीमारी अच्छी नहीं है। चैन सिंह ने इस्तेजाब से पूछा, कैसी बीमारी? पान वाला बोला, कैसी बीमारी? आधा घंटा से यहाँ खड़े हो जैसे बदन में जान ही नहीं है। सारी कचहरी खाली हो गई, मेहतर तक झाड़ू लगाकर चले गए। तुम्हें कुछ खबर हुई? जल्दी दवा करा डालो। चैन सिंह ने छड़ी संभाली और फाटक की तरफ चला कि महावीर का यक्का सामने से आता हुआ दिखाई दिया। यक्का कुछ दूर निकल गया तो चैन सिंह ने पूछा, आज कितने पैसे कमाए महावीर? महावीर ने हंसकर कहा, आज तो मालिक दिन भर खड़ा ही रह गया, किसी ने बेगार भी न पकड़ा।
ऊपर से 4 पैसे की बीड़ियाँ पी गया। चैन सिंह ने जरा पसोपेश के बाद कहा, मेरी एक सलाह मानो, इज्जत हमारी और तुम्हारी एक है। तुम मुझसे 1 रुपया रोजाना ले लिया करो, बस जब बुलाऊं तो यक्का लेकर आ जाया करो। तब तो तुम्हारी घरवाली को घास लेकर बाजार ना आना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? महावीर ने मशकूर नज़रों से देखकर कहा, मालिक, आप ही का तो खाता हूँ, आप ही की प्रजा हूँ, जब मर्जी हो बुलवा लीजिए, आपसे रुपया भला। चैन सिंह ने बात तो काट कर कहा, नहीं, मैं तुमसे बेगार नहीं लेना चाहता। तुम तो मुझसे 1-1 रुपया रोज़ ले जाया करो, घर वाली को घास लेकर बाजार मत भेजा करो। हाँ देखो, मुलिया से भूल कर भी इसकी चर्चा न करना और न किसी और से कुछ कहना। कई दिनों के बाद शाम को मुलिया की मुलाकात चैन सिंह से हो गई। वो आसामियों से लगान वसूल करके घर की तरफ लपका जा रहा था कि उसी जगह जहाँ उसने मुलिया की बाँह पकड़ी थी, मुलिया मिल गई। मुलिया की आवाज़ उसके कानों में आई। उसने ठिठक कर देखा तो मुलिया दौड़ी चली आ रही थी। बोला, क्या है मुलिया? दौड़ मत, दौड़ मत, मैं तो खड़ा हूँ। मुलिया ने हाँफते हुए कहा, अब मैं घास बेचने नहीं जाती। कई दिन से तुमसे मिलना चाहती थी, पर तुम कहीं मिलते ही ना थे और तुम्हारे घर जा ना सकती थी। आज तुम्हें देखकर दौड़ी चली आई। चैन सिंह ने पीपल की तरफ देखकर माजरत के अंदाज से कहा, नाहा कितनी दूर दौड़ी, पसीने पसीने हो रही है। तूने बड़ा अच्छा किया कि बाजार जाना छोड़ दिया। मुलिया ने पूछा, तुमने मुझे कभी घास बेचते देखा है क्या? चैन सिंह बोला, हाँ, एक दिन देखा था। क्या महावीर ने तुझसे सब कुछ कह डाला? मैंने तो मना किया था। मुलिया, वो मुझसे कोई बात नहीं छुपाता। दोनों एक लम्हे के लिए खामोश खड़े रहे। एक मुलिया ने मुस्कुराकर कहा, यहीं तुमने मेरी बाँह पकड़ी थी। चैन सिंह शर्मिंदा होकर बोला, उसको भूल जाओ मौला देवी, मुझ पर न जाने कौन सा भूत सवार था। मुलिया ने भर्राई आवाज़ में कहा, उसे क्यों भूल जाऊं? उसी हाथ पकड़ने की लाज तो निभा रहे हो। गरीबी आदमी से जो चाहे करा दे। तुमने मुझे डूबने से बचा लिया। फिर दोनों चुप हो गए। जरा देर बाद मुलिया ने शरारत आमेज अंदाज से पूछा, तुमने समझा होगा कि उस दिन कैसी मैं हंसने बोलने में मगन हो रही थी, क्यों? चैन सिंह ने जोर देकर कहा, नहीं मुलिया, मुझे ऐसा ख्याल एक लम्हे के लिए भी नहीं आया। इतना कमीना न समझ। मुलिया मुस्कुराकर बोली, मुझे तुमसे यही आशा थी। हवा सींचे हुए खेतों में आराम करने जा रही थी। आफताब उफुक की गोद में आराम करने जा रहा था और इस धुंधली रोशनी में खड़ा चैन सिंह मुलिया की मिटती हुई तस्वीर को देख रहा था। तो दोस्तों, ये कहानी थी मुंशी प्रेमचंद की, जिसका नाम था घास वाली। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।